बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज सेकंड लेक्चर आगाज करेंगे। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली बात यह कि अगर आप इन प्रॉपर्टीज को अच्छा तैयार करना चाहते हैं तो आपने 3 ग्रुप्स याद कर लेने हैं और 2 पीरियड ऑफ पीरियाडिक टेबल याद कर लेने हैं। ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप नंबर 4A। ये तीनों ग्रुप्स आपके सिलेबस का हिस्सा है और इसी तरह पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 ये आपको हर सूरत में याद रहने चाहिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ये एटम्स के एटॉमिक नंबर भी मैंने नीचे लिखे हैं और एटम्स की सिंबल्स भी। 3 ग्रुप्स और 2 पीरियड याद रहने चाहिए हर सूरत में। और पूरे पीरियाडिक टेबल के बारे में 2-3 बातें लाजमी याद कर लें। जब भी आप किसी एलिमेंट का तस्करा करें ग्रुप के लिहाज से, तो ग्रुप का नंबर उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बताएगा और पीरियड का नंबर उस एलिमेंट के न्यूक्लियस के बाहर शेल्स की तादाद बताएगा। मसलन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पीरियड नंबर बढ़ता जाएगा तो ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाएंगे। और जब भी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे लाजमी तौर पर शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आप कहेंगे नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, लिहाजा लेफ्ट टू राइट शील्डिंग इफेक्ट भी ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये बातें पक्की हो गई। टॉप टू बॉटम जब हम मूव करेंगे न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी। पहले 1 है, फिर 3, 11, 19, 37, 55 और 87। हर ग्रुप में ऊपर से नीचे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी। याद रखें, जब भी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी हम कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। अच्छा, यह बात तो लेफ्ट टू राइट भी दुरुस्त है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। तय हुआ एटॉमिक नंबर टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है, एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट भी बढ़ता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम भी बढ़ता है और न्यूक्लियर चार्ज लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज करता है। लेकिन टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल भी बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने से न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से दूर हो जाता है, लिहाजा न्यूक्लियस का इफेक्ट, जिसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है, वो कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का तरीका एक यह है कि आप ऊपर एटॉमिक नंबर लिखें और नीचे नंबर ऑफ शेल मेंशन करें। जब आप नंबर ऑफ शेल बढ़ाते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होता जाएगा, जबकि लेफ्ट टू राइट गौर करें नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ शेल में कोई तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन न्यूक्लियस में खींचने वाले प्रोटॉन की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया, टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन टॉप टू बॉटम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है। ये चंद बुनियादी बातें आपने जहन में रखनी है। टॉप टू बॉटम न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। अब आते हैं अपनी प्रॉपर्टीज की तरफ। 7 प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे तरतीब से। हमारे पास सबसे पहले 3 बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस को डिफाइन करेंगे। एक एटम के न्यूक्लियस से शुरू करें
और उस एटम की बाउंड्री जहां तक भी मौजूद हो वहां तक के डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस का नाम दिया जाएगा। और ये एवरेज लिया जाता है क्योंकि एटम का रेडियस प्रीसाइजली डिटरमिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस के गिर्द बहुत सारे दूसरे एटम्स भी मौजूद होते हैं। एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से कभी भी सिमेट्रिकल नहीं रहता, क्योंकि एटम की बाउंड्री को वेल डिफाइन नहीं किया जा सकता कहां पर है। तो बहरहाल एवरेज डिस्टेंस लेना है बिटवीन द न्यूक्लियस टू द बाउंड्री ऑफ एटम, यानी कि वैलेंस शेल। आयोनिक रेडियस भी एवरेज डिस्टेंस बोलते हैं। फर्क यह है कि वो एटम का रेडियस है और ये आयन का रेडियस है। अगर आप आयन को स्फेरिकल कंसीडर करें और एटम को भी स्फेरिकल कंसीडर करें तो कोई मुश्किल बात नहीं है इस डिस्टेंस को मेजर करना। जबकि कोवलेंट रेडियस एक्चुअली दो एक जैसे एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस के हाफ को कहते हैं। ये जो दो एटम्स हैं, फर्क करें, एक जैसे हैं, एक एटम है ए और दूसरा एटम भी ए है, इसका मतलब ये लाइक एटम्स है और ये कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो दोनों के न्यूक्लियाई का दरमियानी फासला क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ को आप 2 पर डिवाइड कर दें। जब आप बॉन्ड लेंथ को 2 पर डिवाइड करेंगे आंसर आएगा कोवलेंट रेडियस। इनके ट्रेंड्स एक जैसे हैं। आइए ट्रेंड्स पर बात करने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और कोवलेंट रेडियस पर असर अंदाज हो रहे। 3 फैक्टर्स हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। नंबर ऑफ शेल, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज। अगर हम टॉप टू बॉटम देखना चाहते हैं यानी अलोंग द ग्रुप, तो फिर क्या होगा? ऊपर से नीचे आते हुए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। और मैंने बताया जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा और न्यूक्लियर चार्ज भी ऊपर से नीचे बढ़ता है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। ये 2 एरोज मैंने लगाए हैं, एक न्यूक्लियर चार्ज का, एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे बढ़ता है लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऊपर से नीचे कम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स गौर करें, जब आप ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा, आयोनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा, कोवलेंट रेडियस भी इंक्रीज करेगा। ये तीनों बातें इंक्रीज करेंगी। जरा लेफ्ट टू राइट पर चलते हैं। लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल में कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम पीरियड में तो नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं। जैसे ये पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो इन सब का पीरियड नंबर तो सेम है। चूंकि पीरियड नंबर सेम है तो नंबर ऑफ शेल सेम है। नंबर ऑफ शेल सेम है तो फिर शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा। लेकिन गौर करें, पीरियड में नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस बढ़ रहे हैं। पहले 3 प्रोटॉन 2 शेल्स को खींच रहे हैं, 4 प्रोटॉन 2 शेल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, 8 प्रोटॉन 2 शेल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं, 10 प्रोटॉन 2 ही शेल्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है लेकिन उसका इफेक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। तो जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे, एटॉमिक रेट नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर होल्ड बढ़ेगा, जिसका नतीजा क्या होगा? बाहर वाला शेल न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। तय हुआ लेफ्ट टू राइट एटम का साइज श्रिंक होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, आयन का रेडियस भी छोटा होता जाएगा और जनरली कोवलेंट रेडियस भी डिक्रीज करता जाएगा। तो हमने 3 बातें टॉप टू बॉटम तय कर ली, 3 बातें लेफ्ट टू राइट तय कर ली। टॉप टू बॉटम तीनों चीजों की वैल्यू बढ़ती है, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, और लेफ्ट टू राइट तीनों की वैल्यू कम होती है। तो ये ट्रेंड आपने ध्यान में रखना है। मसलन अगर हम क्वेश्चन कर लें हाईएस्ट एटॉमिक
रेडियस, सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किस ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है? ऑप्शंस लिख लेते हैं। लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। अब आप देखें, ये मैंने लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन की ऑप्शन लिखी। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। इसका मतलब मैंने ग्रुप की ऑप्शंस नहीं लिखी, पीरियड की ऑप्शंस लिखी हैं। और अभी हमने तय किया पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम होता जाता है लेफ्ट टू राइट। तो सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियस किस ऑप्शन का होगा? वो लिथियम का होगा, बेरिलियम का उससे कम, बोरान का उससे भी कम और कार्बन का उससे भी कम होगा। ऑप्शन चेंज करते हैं, सवाल यही रख लेते हैं। हाईएस्ट रेडियस, अब एटम का लफ्ज नहीं मैंने यूज किया, हाईएस्ट रेडियस इज ऑफ, ऑप्शंस ले लेते हैं। लिथियम +1, बेरिलियम +2, बोरान +3, कार्बन +4। अब गौर करें, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है ये तो केटाइन बन गए। और पॉजिटिव चार्ज का असूल ये है, जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज उतना छोटा होता जाएगा। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा साइज उतना छोटा होता जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। तो सबसे बड़ा साइज आएगा +1 वाले का, उससे छोटा +2 का, उससे छोटा +3 का और उससे भी छोटा +4 का। एक और ऑप्शन लेते हैं, हमारे पास है कार्बन -4, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन -1। ये नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज हैं। अब आप देखें, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज बड़ा होगा। पहले क्या कहा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा। अब मैंने कहा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ता जाएगा, लिहाजा सबसे बड़ा साइज उसका होगा जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। लाइक दिस, जितना नेगेटिव चार्ज कम होता जा रहा है साइज भी उतना कम होता जा रहा है। ऑप्शन चेंज करते हैं। पहले वाले केस में क्या आंसर आया था? जहां हमने कहा एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा किसका है, तो तय हुआ था लिथियम। दूसरे केस में हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस, तो मैंने कहा था जिसका पॉजिटिव चार्ज कम है उसका रेडियस ज्यादा है, लिथियम +1। और फिर कहा नेगेटिव चार्ज वालों में सबसे बड़ा साइज किसका होगा? जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो उसका साइज बड़ा होगा। ऑप्शन चेंज करते हैं। सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। अब ये वाली ऑप्शंस जो मैंने आपको दी हैं ये पीरियड में नहीं है, ये ग्रुप में है। सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं। और अभी मैंने क्या बताया था? ऊपर वाले एलिमेंट का साइज छोटा है, नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाएगा। तो सबसे बड़ा साइज होगा सबसे नीचे वाले एलिमेंट का। सो हमारा आंसर आएगा सीजियम। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एटम्स के रेडियस के बारे में, ये देखें, ये मेरे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हम अगर साइज ऑफ एटम या रेडियस की बात करें और हमारे पास एटॉमिक नंबर b मौजूद हो, एटॉमिक नंबर इस तरफ रख लें और रेडियस आप y एक्सिस पर रख लें और पीरियड नंबर 2 की आप बात करें। पीरियड नंबर 2 में हमारे पास है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, इनका ग्राफ कुछ यूं आएगा लाइक दिस। ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये देखें ये ग्राफ ऊपर चला गया। ये हमेशा कम नहीं होता। अभी क्या तय किया था? लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस कम होता जाएगा, लेकिन थ्रू आउट कम नहीं होता। इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। जैसे देखें, ये है लिथियम, ये है बेरिलियम, ये है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां पर जाकर आएगा नियॉन। इसका मतलब है, गौर करें, नियॉन का रेडियस तकरीबन बेरिलियम के रेडियस के करीब करीब आ रहा है। तो इसका मतलब है यहां रेडियस ऑक्सीजन का कम हुआ है, ऑक्सीजन का सबसे नीचे है रेडियस, और फ्लोरीन का बढ़ गया है। फ्लोरीन का रेडियस बढ़ गया है, उसमें कुछ थोड़ा सा इजाफा हो गया है और फ्लोरीन का रेडियस नाइट्रोजन
का रेडियस ज्यादा है, फ्लोरीन का रेडियस नाइट्रोजन का रेडियस ज्यादा है, ऑक्सीजन का रेडियस कम है और फ्लोरीन का रेडियस इससे ज्यादा है। ये ट्रेंड आपने जहन में रखना, यानी पहले रेडियस कम होता जा रहा है, ऑक्सीजन तक जाके कम हो गया और फ्लोरीन पे जाके बढ़ गया। गौर करें, फ्लोरीन पे बढ़ गया, आगे मजीद बढ़ गया। इसकी रीजन होती है फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाती है और पेयर्ड ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट अनपेयर्ड ऑर्बिटल से ज्यादा होता है। दोबारा सुन लें, पेयर्ड ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट अनपेयर्ड ऑर्बिटल के मुकाबले में ज्यादा होता है। अच्छा, अगर हम बात करें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की, ये तीसरा पीरियड देखें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इस पीरियड के रेडियस की बात करें। ले जी, ये ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। दिस इज द ग्राफ। इस तरफ रख लेते हैं एटॉमिक नंबर और इस तरफ रख लेते हैं रेडियस। जब आप इसका रेडियस प्लॉट करेंगे तो गौर करें, यहां से ग्राफ पहले नीचे जाएगा और ऐसे अचानक ऊपर आ जाएगा ग्राफ। यहां क्या हुआ, ये आपके पास है सोडियम, ये आपके पास है मैग्नीशियम, देन आपके पास है एल्यूमिनियम, देन आपके पास है सिलिकॉन, देन आपके पास है फास्फोरस, देन आपके पास है सल्फर, देन आपके पास है क्लोरीन और देन आपके पास है आर्गन। आप देखें, आर्गन का रेडियस काफी ऊपर चला गया है और क्लोरीन का रेडियस सबसे नीचे आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब है पीरियड नंबर दो में लोवेस्ट रेडियस किसका हुआ, दैट इज ऑफ क्लोरीन, और हाईएस्ट एटॉमिक रेडियस किसका हुआ, दैट इज ऑफ आर्गन। ये तरतीब आपने याद रखनी है। लोवेस्ट रेडियस क्लोरीन का है पीरियड नंबर 3 में और हाईएस्ट रेडियस आर्गन का है। और आर्गन का रेडियस क्यों बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स पेयर्ड हैं और पेयर्ड ऑर्बिटल्स का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। तो इस तरह हमने तय कर लिया, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, आयोनिक रेडियस बढ़ेगा, कोवलेंट रेडियस बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट तीनों चीजें कम होंगी। टॉप टू बॉटम नॉर्मल ट्रेंड रहेगा बढ़ने का, लेकिन लेफ्ट टू राइट नॉर्मल ट्रेंड नहीं रहता बल्कि एबनॉर्मल ट्रेंड हो जाता है एटॉमिक रेडियस के केस में। जैसे पीरियड नंबर 2 में सबसे कम रेडियस ऑक्सीजन का और सबसे ज्यादा रेडियस लिथियम का, जबकि पीरियड नंबर 3 में सबसे कम एटॉमिक रेडियस क्लोरीन का और सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस आर्गन का आएगा। तो इस तरह हम एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस के बारे में बातचीत कर सके। मैंने कहा जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना साइज कम होता जाएगा, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा उतना रेडियस ज्यादा होता जाएगा। अब हम अगली 3 प्रॉपर्टीज की जानिब चलते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from valence shell of an isolated, यहां पे लिखना था गैसियस एटम, ये लाजमी लिखना है, मैं भी भूल गया हूं, गैसियस एटम टू प्रोड्यूस गैसियस पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। कुछ बातें शुरू में तय कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एक नॉन स्पॉन्टेनियस चेंज है, हमें जोर लगाना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बायस। न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब हमें जोर क्यों लगाना पड़ रहा है, ताकि हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करें और एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालें। कहां से निकालना है इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहर वाले शेल से निकालें इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसके लिए शर्त है कि एटम गैसियस स्टेट में हो और पैदा होने वाला पॉजिटिव आयन भी गैसियस पॉजिटिव आयन हो, ना कि गैसियस नेगेटिव आयन हो। दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। 496 किलो जूल पर मोल, इसका यूनिट किलो जूल पर मोल है। यहां याद रखें, आयोनाइजेशन हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होगा। नंबर 1 नॉन स्पॉन्टेनियस है, नंबर 2
एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब आप देखें सोडियम के वैलेंस शेल में तो था ही एक इलेक्ट्रॉन, वो आपने निकाल लिया। जब वो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया उसके बाद उसका बाहर वाला शेल खत्म हो गया। अब उसका पेनल्टीमेट शेल स्टार्ट हो चुका है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब उसका ऑक्टेट पूरा है, यानी कि वो स्टेबल है। इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल होगा। तो सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव करता है। अगर हम मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 से है। वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला गैसियस एटम में से टू प्रोड्यूस गैसियस पॉजिटिव आयन, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दरकार है दैट इज +738 किलो जूल पर मोल। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालें, जाहिर है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, एक तो आपने निकाल लिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है चूंकि वो वैलेंस शेल में मौजूद है। लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना पहले इलेक्ट्रॉन की निस्बत डिफिकल्ट है। क्यों भला? क्योंकि अब एटम के न्यूक्लियस का बाकी इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज्यादा हो चुका है। मतलब पहले मैग्नीशियम के न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन थे, बाहर 12 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकल गया, इलेक्ट्रॉन रह गए 11। न्यूक्लियस में प्रोटॉन अब भी 12 हैं। पहले 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब 12 प्रोटॉन हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 11 हैं। एटम का साइज छोटा हो चुका है और छोटे साइज के आयन के ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है, लिहाजा अब इलेक्ट्रॉन को निकालना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसी तरह थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और भी ज्यादा होगी क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। फिर एक और बात याद रखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए शर्त है कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल एटम से निकाला जाए। सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए शर्त है कि इलेक्ट्रॉन किसी मोनो पॉजिटिव या यूनी पॉजिटिव केटाइन से निकाला जाए। थर्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए शर्त है कि इलेक्ट्रॉन किसी डाई पॉजिटिव केटाइन से निकाला जाए। अब चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे तो 2 इलेक्ट्रॉन तो गए, वैलेंस शेल तो खाली हो गया, अब अंदर वाला शेल बचा। तो अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो वो तीसरा इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद नहीं है, लिहाजा वो अंदर वाले शेल से निकलेगा। जब वो अंदर वाले शेल से निकलेगा एटम की तो तबाही मच जाएगी क्योंकि अंदर वाला शेल तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बैठा है। इसका मतलब थर्ड इलेक्ट्रॉन जब मैग्नीशियम में से निकालेंगे उसको बहुत तकलीफ होगी क्योंकि उसके वैलेंस शेल में थर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, लिहाजा थर्ड आयोनाइजेशन उसकी बहुत ज्यादा है। गौर करें वो 738 है, ये 1451 है, थोड़ा सा मार्जिन है, लेकिन 7300 बहुत बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू शो करती है। पहला और दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में छोटा सा जंप आया, दूसरी और तीसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में बहुत बड़ा जंप आया। यह शो करता है कि इस एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तीसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था। यहां से हम अंदाजा कर सकते हैं कि एलिमेंट का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप नंबर से है। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं यहां पर, इफ एन एलिमेंट हैज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी as 100, 300, 900 and 9500 kilojoule per mole respectively. Element belongs to group number. Element belongs to ग्रुप नंबर। किस ग्रुप नंबर से एलिमेंट का ताल्लुक पाया जाता है? ऑप्शंस ले लेते हैं। ग्रुप नंबर 1A, ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप नंबर 3A और ग्रुप नंबर 4A। जरा गौर करें, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत थोड़ी है, पहली और दूसरी के दरमियान जंप
बहुत छोटा सा लगा है, इसका मतलब है दूसरा इलेक्ट्रॉन बी वैलेंस शेल में मौजूद है, क्योंकि थोड़ी सी वैल्यू का फर्क आया। दूसरी और तीसरी के दरमियान देखें, वो 300 है, ये 900 है, यहां भी बहुत बड़ा जंप नहीं लगा, इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी वैलेंस शेल में मौजूद था। लेकिन तीसरी और चौथी आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान बहुत लार्ज गैप आ गया। इतना बड़ा गैप क्या शो करता है कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में मौजूद नहीं था, इसका मतलब वैलेंस शेल में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। सो एलिमेंट का ताल्लुक ग्रुप नंबर 3 से हो सकता है। एक और क्वेश्चन यहां से ही कर लेते हैं। फर्ज करें मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूं, स्टडी ग्राफ ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड टेल ग्रुप नंबर। अब ये मेरा क्वेश्चन है, मैं आपको एक ग्राफ दे देता हूं और उस ग्राफ की मदद से आप मुझे बताएंगे कि उस एलिमेंट का ताल्लुक पीरियाडिक टेबल के किस ग्रुप नंबर से है। गौर कीजिएगा, ये मेरे पास ग्राफ है, इस ग्राफ में इस तरफ मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज रखी हुई हैं। ये देखें, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 1 2 3, बल्कि 1 2। अब आप देखें इस तरफ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस ग्राफ की मदद से आपने बताना है एलिमेंट का ताल्लुक पीरियाडिक टेबल के किस ग्रुप नंबर से है। ऑप्शंस ले लेते हैं, दैट इज 1A, देन 2A, देन 3A, देन 4A। ये 4 ऑप्शंस हैं। गौर करें डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, इनको निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्यों भला? क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब हैं, अंदर वाले शेल के हैं। इसका मतलब है ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पड़े हुए हैं? सबसे अंदर वाले शेल में। और सबसे अंदर वाले शेल को क्या कहते हैं? के शेल। इसी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन के शेल के बाद अगला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। क्यों भला? वो के बाहर आएगा। के बाद कौन आता है? एल शेल। और एल शेल न्यूक्लियस से दूर है। ले जी, ये आ गया एल शेल। अब एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 2 ही शेल हमें नजर आ रहे हैं। ये जो लार्ज गैप हमें नजर आ रहा है, ये शो कर रहा है कि इसका शेल चेंज हो गया। लार्ज गैप कब आता है? जब शेल चेंज हो जाता है, नया शेल आता है, तो लार्ज गैप के बाद अगली वैल्यू आती है। सबसे ऊपर वाली वैल्यूज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, हाई वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। और हाई वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी शो करती हैं कि सबसे अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। नीचे आते जाएंगे, बाहर वाला शेल आता जाएगा, क्योंकि बाहर वाला शेल न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस का उस पर होल्ड कम है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। तो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सबसे कम ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसको निकालना सबसे ज्यादा आसान था। फिर दूसरा और फिर तीसरा, इसका मतलब है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे बाहर वाले शेल में। तो आंसर आएगा ग्रुप नंबर 3A। एक और क्वेश्चन करते हैं यहां पर, आयोनाइजेशन एनर्जी हेल्प अस। सवाल यह है कि आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी हेल्प करती है टू डिटरमिन, आयोनाइजेशन एनर्जी help us to determine all except, हर चीज को मालूम करने में मदद देती है सिवाय किसके? अल्फा ग्रुप नंबर क्या है? बीटा नंबर ऑफ शेल्स का पता करने के लिए बी हमें मदद देती है। चार्ली पीरियड नंबर क्या है उस एलिमेंट का पीरियाडिक टेबल में। और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका भी पता देती है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी से हम ग्रुप नंबर का पता कर सकते हैं। ग्रुप नंबर कौन सा है? तो मैंने अभी एग्जांपल दी है 2 आपको, कि यहां से जो जहां जंप लगेगा वहां पे हम देखेंगे कि जंप लगने के बाद
जंप लगने से पहले कितने इलेक्ट्रॉन हम निकाल चुके हैं। जैसे मैंने यहां एग्जांपल दी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान, दूसरा निकालना थोड़ा सा मुश्किल, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना थोड़ा सा और मुश्किल, लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के दरमियान बहुत बड़ा गैप आया, बहुत बड़ा जंप आया। इसका मतलब वैलेंस शेल में थे ही 3 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर भी 3 था। तो ग्रुप नंबर का पता कर सकते हैं और नंबर ऑफ शेल्स का भी पता कर सकते हैं। ये देखिए, जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की सक्सेसिव वैल्यूज को कंसीडर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ आएंगे। उस ग्राफ में जहां पे जंप आया, जंप के ऊपर एक शेल है, जंप के नीचे दूसरा शेल है। अगर 2 जंप आए हैं तो 3 शेल है, अगर 3 जंप आए हैं तो 4 शेल है, अगर एक ही जंप आया तो 2 शेल है। तो नंबर ऑफ शेल का भी पता चल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी पता चल जाता है। लेकिन कभी भी आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से हम पीरियड नंबर का पता नहीं चला पाते, हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुप नंबर की मालूमात इकट्ठी कर सकते हैं। अब आते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज के ऊपर। मतलब मेरा क्वेश्चन है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी इज इंडिकेटेड। हम कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह से इंडिकेट की जाएगी, कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन किसको शो कर रही है। चलें जी, ऑप्शंस ले लेते हैं। हमारे पास पहली ऑप्शन है, दैट इज ए गैस गोज टू प्रोड्यूस ए पॉजिटिव 1 गैस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। बी है, ए पॉजिटिव 1 गैस goes to A positive 2 plus 1 electron. A positive 2 gas goes to A positive 3 gas 1 electron. A positive 4, A positive 3 gas goes to A positive 4 1 electron. तो अब आप गौर करें कौन सी वैल्यू इनमें से हमें शो कर रही है कि दैट इज द थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। गौर करें, जब पहला इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया तो वो न्यूट्रल एटम से निकल रहा है, इसका मतलब है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को शो कर रही है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा आप न्यूट्रल एटम से निकालते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा आप मोनो पॉजिटिव कैटाइन से निकालते हैं, तीसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा आप डाई पॉजिटिव आइन से निकालते हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन हमेशा आप ट्राई पॉजिटिव आइन से निकालते हैं। और याद रखें, जब भी आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, निकालने वाली स्पीशी और बनने वाली स्पीशी दोनों की फिजिकल स्टेट का गैसियस होना लाजमी है। सो करेक्ट आंसर विल बी चार्ली। दिस इंडिकेट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसमें हम तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं फ्रॉम द डाई पॉजिटिव आइन। तो जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होने से एटम के न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज्यादा होता जाएगा, जिससे हम आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और भी मुश्किल है, और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल है। बाजुकात ख्याल क्या आता है कि थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इकट्ठे नहीं निकालने कभी भी 3 इलेक्ट्रॉन। जब भी आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपने एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ताकि हमें पता चले कि सक्सेसिवली क्या चेंजेस आ रही हैं। अब इसके बाद एक और अहम चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी के बारे में, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, 4 फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी पर असर अंदाज होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। दूसरा फैक्टर है दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। तीसरा फैक्टर है हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद। और चौथा फैक्टर है हमारे पास दैट इज साइज ऑफ एटम। एक तो आपको ये 4 पॉइंट्स याद रहने चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर्स आयोनाइजेशन एनर्जी पर असर अंदाज हो रहे हैं। फिर अगली अहम बात इसमें यह है कि इन फैक्टर्स की हमने लेनी है वेरिएशंस। अच्छा, वेरिएशन से क्या मुराद है? वेरिएशन का मतलब है टॉप टू बॉटम क्या चेंजेस आती हैं, टॉप टू बॉटम क्या तब्दीलियां आती हैं, और साथ ही हम लिखेंगे लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम क्या चेंजेस हैं और
लेफ्ट टू राइट क्या चेंज, लेफ्ट टू राइट का मतलब पीरियड और टॉप टू बॉटम का मतलब ग्रुप्स है। जरा गौर कीजिए, जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। जब आप टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, जब आप टॉप टू बॉटम बढ़ते हैं तो नेचर ऑफ ऑर्बिटल सेम रहता है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल चेंज नहीं होता। मैंने आपको बताया था पहले भी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम एक ही ग्रुप है। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रही है 1s1, सोडियम लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटासियम 4s1, रुबीडियम 5s1, सीजियम 6s1। तो नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, बाहर वाला शेल दूर हो रहा है, लेकिन खत्म कहां हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, s ऑर्बिटल पर, s1 पर खत्म हो रही है। इसका मतलब है ग्रुप के अंदर नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या रहेगी, सेम रहेगी। न्यूक्लियर चार्ज टॉप टू बॉटम बढ़ता है, लेकिन उस न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम होता है। मैंने थोड़ी देर पहले वजाहत की थी, साइज ऑफ एटम टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता जाता है। यहां से हम किस नतीजे पर पहुंचेंगे, अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाएगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। दोबारा सुन लें, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो रही है। और जब आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी ज्यादा होता है और रिड्यूसिंग पावर भी ज्यादा होती है। एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं आपको, जब टॉप टू बॉटम मूव करते हैं एटम का शेल बढ़ता है, एटम के साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासला बढ़ता है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो जाती है। और रिड्यूसिंग पावर के साथ साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी ज्यादा होता है, मेटेलिक करैक्टर भी ज्यादा होता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल भी ज्यादा होती है। चार बातें बता दी मैंने एक्स्ट्रा आपको। अच्छा, फिर चलते हैं जरा लेफ्ट टू राइट। जब आप लेफ्ट टू राइट चलते हैं नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, नंबर ऑफ शेल सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट भी सेम रहेगा। नेचर ऑफ ऑर्बिटल चेंज होती रहती है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल चेंज होती रहती है। पहले एस ऑर्बिटल है, फिर पी एक्स, पी वाई, पी इस तरह चलता जाता है। न्यूक्लियर चार्ज, अभी मैंने बताया लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है, जबकि साइज ऑफ एटम कम होता जाता है। यहां से हमने नतीजा क्या अखज किया कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे नंबर ऑफ शेल सेम रहेंगे, शील्डिंग इफेक्ट सेम रहेगा, एटम का साइज छोटा होता जाएगा, न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ज्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा। तय हुआ लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तय हो गया टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। अब क्यों ना इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस कर लें ताकि पता चले। यहां ये बात याद रखें, ये पॉइंट नोट करने वाला बड़ा काम का पॉइंट है। टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, रेगुलर कम होती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट बढ़ती जरूर है, रेगुलर नहीं बढ़ती। इसका मतलब यह भी हुआ टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट इरेगुलरली इंक्रीज होती है। तो एबनॉर्मल ट्रेंड आमतौर पर टॉप टू बॉटम नहीं होता। कार्बन वाले ग्रुप में होता है थोड़ा सा एबनॉर्मल ट्रेंड नीचे जाकर, लेकिन आमतौर पर टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी का एबनॉर्मल ट्रेंड नहीं होता, लेफ्ट टू राइट एबनॉर्मल ट्रेंड होता है। मसलन देखिए, हम बात कर लेते हैं, यहां पर सवालात कर लेते हैं। एक चीज तय कर ली, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मसलन हम क्वेश्चन करते हैं, दैट इज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ऑप्शंस ले लेते हैं जी, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम। आप बताएं ये एलिमेंट्स पीरियड के हैं या ग्रुप के हैं? ऑब्वियसली ये ग्रुप के एलिमेंट हैं। लिथियम सबसे ऊपर है,
लिथियम के बाद सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो रहे हैं, एटम का साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर होल्ड कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जोर कहां लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में? दैट इज ऑफ लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल हो। यही वजह है कि लिथियम का मेटेलिक करैक्टर सबसे कम, रिएक्टिविटी सबसे कम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सबसे कम, रिड्यूसिंग पावर सबसे कम। नीचे आते जाएंगे, एटम का साइज बढ़ा, नंबर ऑफ शेल बढ़े, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हुई और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, इसका मेटेलिक करैक्टर सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सबसे ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा, मेटल की रिएक्टिविटी भी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शंस चेंज करते हैं जी, जरा तवज्जो से देखिएगा। ऑप्शन हमारे पास है अल्फा, अल्फा ऑप्शन दोबारा से रिपीट करते हैं, दैट इज हमारे पास है 4s1 बीटा 4p1 चार्ली 4d1 डेल्टा 4f1। तो सबसे, अब देखिए चारों में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिल्कुल सेम है, लेकिन सबसे दूर कौन है न्यूक्लियस से? 4f1 सबसे दूर होगा और सबसे करीब कौन है न्यूक्लियस से? दैट इज अल्फा, वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है। तो जो ज्यादा करीब होगा उस पर न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज्यादा होगा। सो अल्फा ऑप्शन का की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अल्फा ऑप्शन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जबकि डेल्टा ऑप्शन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जरा ऑप्शन बदलते हैं, यही सवाल है। अल्फा 4s1 बीटा 3s1 चार्ली 2s1 डेल्टा 1s1। अब आप देखिए सब में नेचर ऑफ ऑर्बिटल मैंने सेम रखी है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे कम होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा, और ज्यादा करीब होगा तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा। तय हुआ डेल्टा की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। यहां यह बात भी तय कर ली हमने कि जितना न्यूक्लियस से आप करीब होंगे उतना न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना मुश्किल होगा और आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो डेल्टा की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना बढ़ता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी कम होती जाएगी। ऑप्शन को चेंज करते हैं। अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज 1s1, बीटा ऑप्शन है 1s2 2s1, चार्ली ऑप्शन है 1s2 2s2 2p6 3s1, चार्ली। डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। गौर करें सब के अंदर, सब में वैलेंस शेल कौन सा है? दैट इज s1। यहां पे b s1 है, यहां पर आगे भी s1 है, उससे आगे भी s1 है। इसका मतलब सब में ही s1 है, लेकिन ये 1s1, ये 2s1, ये 3s1, ये 4s1। तो जितना दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से, ये पहले शेल का s, दूसरे शेल का s, तीसरे शेल का s, चौथे शेल का s, तो जो ज्यादा दूर होगा उस पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना, जो ज्यादा दूर होगा उस पर न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। जो न्यूक्लियस के करीब है उस पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी इस बात को समझ पाए कि किस तरह टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज में चेंजेस आती हैं। हम एक और ऑप्शन ले लेते हैं यहां पर, दैट इज मैग्नीशियम बीटा कैल्शियम चार्ली स्ट्रॉन्शियम डेल्टा बेरियम। अब आप देखिए यहां से पता चल रहा है कि हम ग्रुप में आगे बढ़ रहे हैं। मैग्नीशियम ग्रुप का ऊपर वाला मेंबर है, ग्रुप नंबर 2 का, देन कैल्शियम, देन स्ट्रॉन्शियम, देन बेरियम, देन रेडियम। इसका मतलब हम टॉप टू बॉटम बढ़ रहे हैं। तो सबसे ऊपर वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उस पर न्यूक्लियस का होल्ड भी सबसे ज्यादा होगा, और सबसे नीचे वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे ज्यादा आसान होगा। अब ये तो थे टॉप टू बॉटम के ट्रेंड, जरा लेफ्ट टू राइट के ट्रेंड की तरफ चलते हैं। लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड डियर स्टूडेंट्स एबनॉर्मल हो सकता है पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर
3 के लिए जरा थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं। यहां पर एक और ऑप्शन लेते हैं, दैट इज 2p6 बीटा 2p3 चार्ली 2p4 डेल्टा डेल्टा ऑल हैव सेम। अब आप गौर करें, मैंने यहां पर p भी सेम रखा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर b सेम रखा, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने चेंज कर दिए। p में 6 इलेक्ट्रॉन है, p में 3 इलेक्ट्रॉन है, p में 4 इलेक्ट्रॉन है। याद रखें, जब किसी भी सब शेल को कंप्लीटली फिल्ड कर दिया जाए, कंप्लीटली फिल्ड का मतलब जैसे p है तो उसके अंदर तो ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होगा तो वो मोस्ट स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल। और जब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हाफ फील्ड होगा। जब वो हाफ फील्ड होगा तो वो स्टेबल जरूर होगा लेकिन ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, अल्फा की निस्बत कम स्टेबल होगा। और अगर हाफ के अलावा कोई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उसको पार्शियली फील्ड कहा जाएगा और वो अनस्टेबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें, अनस्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान है, स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा मुश्किल है। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना मुश्किल होगा। फिर यहां हमने ट्रेंड क्या सेट कर लिया, टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी रेगुलरली डिक्रीज करती है, लेकिन लेफ्ट टू राइट ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है लेफ्ट टू राइट, जरा गौर कीजिएगा। ये ग्राफ आपने जहन में रखना, दिस इज द ग्राफ। ये ग्राफ पीरियड नंबर 2 की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज को शो कर रहा है। ये पीरियड नंबर 2 का ही नहीं है, ये पीरियड नंबर 3 का भी है। पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 के लिए ये देखें, दिस इज ग्रुप नंबर 1A, दिस इज ग्रुप नंबर 2A, दिस इज ग्रुप नंबर 3A, दिस इज ग्रुप नंबर 4A, दिस इज ग्रुप नंबर 5A, दिस इज ग्रुप नंबर 6A, दिस इज ग्रुप नंबर 7A एंड दिस इज ग्रुप नंबर 8A। सबसे ऊपर आ गया हमारे पास 8A। इसका मतलब यहां से हमने कुछ पॉइंट्स तय कर लिए। क्या तय कर लिया जी? आपको नजर आ रहा है, लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसी भी पीरियड में किन एलिमेंट्स की होती है, दैट इज ऑफ ग्रुप नंबर 1A। 1A की आयोनाइजेशन एनर्जी अपने पीरियड में सबसे कम होती, और हाईएस्ट किन की नजर आ रही है? नोबेल गैसेस की। तो हम लिख लेते हैं हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नोबेल गैसेस की है। 8A की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब यहां एबनॉर्मेलिटीज क्या आई हैं, गौर कर लें जी एबनॉर्मेलिटीज के ऊपर। 2A की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और 3A की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। भाई क्यों ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि शुरू में आपने ट्रेंड सेट किया था कि लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, बस जब लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो 2A की कम होनी चाहिए और 3A की ज्यादा, लेकिन 3A की नीचे आ गई, कम हो गई। 5A की कम होनी चाहिए, 6A की ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि वो पीरियड में राइट साइड पर है, लेकिन 6A की 5A से कम हो गई। इसका मतलब 3A और 6A ये दोनों के दोनों क्या शो कर रहे हैं? ये आयोनाइजेशन एनर्जी का एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो आप यहां पर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखेंगे, दैट इज एबनॉर्मल ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कौन शो कर रहे हैं? आप कहेंगे दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 3A और ग्रुप नंबर 6A। ये दोनों के दोनों एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहे हैं। अब इसकी रीजन क्या है? रीजन भी तलाश करनी पड़ेगी, जाहिर है रीजन के बगैर तो गुजारा नहीं होगा। अब आप देखें, यहां पर मैं एलिमेंट्स के नाम लिखने लगा ताकि हम एलिमेंट्स को बाय नेम जाने। यहां पे मैं लिख देता हूं लिथियम, दूसरे ग्रुप का बेरिलियम, तीसरे का बोरान, यहां कार्बन, यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन, पांचवें ग्रुप का ऑक्सीजन, छठे ग्रुप का क्लोरीन, फ्लोरीन सातवें ग्रुप का और नियॉन आठवें ग्रुप का। अब आप गौर करें, अगर मैं आपसे कहूं कि बताएं इनमें से ये जो आपके पास एबनॉर्मेलिटीज आ रही हैं इनको देखें और मुझे बताएं बोरान, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और बोरान की कम है, इसकी रीजन क्या है? जरा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और बोरान का एटॉमिक नंबर है 5। इनकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इनकी वजह छुपी हुई है, उस वजह को तलाश कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, बोरान का 5 1s2
2s2 2p1। तो गौर करें, अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 2s में से, 2s में से, और 2s न्यूक्लियस के करीब है। जबकि बोरान में इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है? 2p में से। नेचर ऑफ ऑर्बिटल डिफरेंट है, p न्यूक्लियस से दूर है, p न्यूक्लियस से दूर है, s न्यूक्लियस के करीब है। इसका मतलब नेचर ऑफ ऑर्बिटल डिफरेंट है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना 2s में से डिफिकल्ट है और 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। यही वजह है कि बोरान में से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है? डिफिकल्ट, और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई, जबकि बोरान में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। रीजन क्या बताइए मैंने कि बेरिलियम का बाहर वाला शेल 2s है और बोरान का सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन 2p में मौजूद है। 2p में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, सॉरी आसान है, और 2s में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होगा। फिर एक और बात देखें, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, बेरिलियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, ड्यूप्लेट कंप्लीट है, स्टेबल है। इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है। ड्यूप्लेट कंप्लीट नहीं है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, सॉरी आसान है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो फिर इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। जो ही ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा पीछे क्या रह जाएगा? 2s2, 2s2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, मतलब ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। आइए जरा इसको भी देखिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मुकाबला करें। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहां तो बात ही उलट है। यहां क्या है? नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। वजह तलाश करते हैं। वजह क्या है जी? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिखें 7, ऑक्सीजन का 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2px 2py 2p3 2py 2pz 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब आप गौर करें, अगर आप नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन का p सब शेल, नाइट्रोजन का p सब शेल आपको एक्स्ट्रा स्टेबल नजर आ रहा है। भाई क्यों स्टेबल है? क्योंकि ये हाफ फील्ड है, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है और मैंने बोला था p में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। 3 इलेक्ट्रॉन होंगे फिर भी स्टेबल होगा, कम होगा लेकिन स्टेबल होगा, हाफ फील्ड। लेकिन 4 वाला स्टेबल नहीं होगा। और अगर आप ऑक्सीजन को देखें, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है ये अनस्टेबल है। तो जो एक्स्ट्रा स्टेबल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है और अनस्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। लिहाजा जो ही आप इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, एक भी नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, तो दोनों के दरमियान रिपल्शन है। आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, वो खुश हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये स्टेबल हो चुका होगा, तो ये चाहता है कि कोई इलेक्ट्रॉन निकाल कर ले जाए। यही वजह है कि ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है नाइट्रोजन के मुकाबले में। लिहाजा ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है, आप गौर करें, दैट इज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑफ। ऑप्शंस ले लेते हैं, अल्फा 1s1, बीटा 1s2, 2s2, 2p3, चार्ली 1s2, 2s2, 2p4, डेल्टा 1s2, 2s2, 2p6। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन को देखकर फैसला करना है कि किसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वहां से पता चलेगा उसका ग्रुप नंबर। चलें जी 1 बाय 1 देखते हैं। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 1A से है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 और 2 5, इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 5A से है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 और 2 6, इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 6 से है। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 और 2 8, इसका ताल्लुक ग्रुप नंबर 8A से है। तो अभी आपने क्या तय किया था ग्राफ में? सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होती है? 8A की, और सबसे नीचे 1A। तो हमारा आंसर क्या आएगा? दैट इज डेल्टा, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। अच्छा, अगर मैं तरतीब बनाऊं तो मैं कहूंगा डेल्टा की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है,
अब बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बताएं भाई। ये 6A है, ये 5A है। आपने क्या तय किया था अभी, 5A की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी और 6A की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो आप लिखेंगे 5A वाले की ज्यादा है और 6A वाले की कम है। 6A चार्ली ऑप्शन है। सबसे कम किसकी होगी, 1A की, यानी अल्फा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप तरतीब भी बना सकते हैं। बस हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से एक और बात करते हैं। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी के लिहाज से हम ये बात कर सकते हैं कि इनकरेक्ट ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज, ऑप्शंस ले लेते हैं। अल्फा बेरिलियम की ज्यादा है और लिथियम की कम है। बीटा बोरान की ज्यादा है और बेरिलियम की कम है। चार्ली नाइट्रोजन फास्फोरस की कम है और सल्फर की ज्यादा है। बी एंड सी। गलत ट्रेंड निकालना है। सबसे पहला देखिए बेरिलियम और लिथियम का मुकाबला है। लिथियम ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है, उसकी कम है, और बेरिलियम 2 का मेंबर है, उसकी ज्यादा है। तो लिथियम की कम होनी चाहिए और बेरिलियम की ज्यादा। यह बात बिल्कुल दुरुस्त है। बोरान और बेरिलियम का मुकाबला करें। बोरान 3rd ग्रुप से है, बेरिलियम 2nd ग्रुप से है। 2nd वाले की ज्यादा होनी चाहिए, 3rd वाले की कम होनी चाहिए। सो ये तो गलत हो गया, ट्रेंड गलत दिया हुआ है। अच्छा, 5वें ग्रुप का मेंबर है फास्फोरस, 6ठे ग्रुप का मेंबर है सल्फर। 5वें ग्रुप की ज्यादा होनी चाहिए और 6ठे ग्रुप की कम होनी चाहिए। तो चार्ली विल बी द, ये एक और ऑप्शन आ गई गलत। तो ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या, डेल्टा बी एंड सी। इन दोनों ऑप्शंस में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमें गलत दिया हुआ है, इसको हमने फॉलो कर लिया। अब आपने अगर एलिमेंट्स की तरतीब लिखनी है और आपसे पूछा जाए इस तरतीब में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, तो जरा तरतीब बनाते हैं। आप लोग मेरे साथ तरतीब बनाइएगा, जरा गौर करें। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? ऑब्वियसली लिथियम सबसे पहला मेंबर है, लिहाजा लिथियम की कम होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी। बेरिलियम की ज्यादा होगी और उसके बाद बोरान की कम होगी। ये देख लें भाई, बेरिलियम की ज्यादा, बोरान की कम, बोरान की कम और कार्बन की ज्यादा, बोरान की कम और कार्बन की ज्यादा। कार्बन और नाइट्रोजन का कंपैरिजन करें, कार्बन की कम, नाइट्रोजन की ज्यादा। हम कहेंगे कार्बन की कम, नाइट्रोजन की ज्यादा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन करें, नाइट्रोजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की ज्यादा, ऑक्सीजन की कम, ऑक्सीजन की कम, फ्लोरीन की ज्यादा, फ्लोरीन की कम, नियॉन की सबसे ज्यादा। तो इस तरह हम ट्रेंड सेट कर सकते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज का ट्रेंड सेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी को मुख्तलिफ वर्जन्स में, डायमेंशंस में देखा जा सकता है। जितना न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा। आज यहां तक कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और हाइड्रेशन एनर्जी, इसी पैटर्न पर स्टडी करेंगे जिस पैटर्न पर हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को स्टडी की। क्योंकि इसकी समझ आ गई तो बाकी टॉपिक्स की बुनियाद अच्छी बन जाएगी। इस तरह तैयारी कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।